guys, let's start. Assalamu alaikum everyone. And yeah, I was traveling the last week, so I couldn't prepare this too well. So I think I will rely more heavily on discussion this time around. So I would request active participation from the people here with us. Uh, yeah, I'm assuming somebody is writing on chat. हमजा इफ यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ द चैट चैट पे जो कोई चीज लिखता है क्योंकि वो मुझे फिर विंडो स्विच करनी पड़ेगी। तो चैट पे अगर कोई कुछ लिखता है तो जस्ट लेट मी नो। जी जी, मैं बताता रहूंगा, मसला नहीं। सही। अच्छा, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सो अगेन लाइक लास्ट टाइम अराउंड वी विल keep it very high level, very basic. Obviously, we will not get into details that perhaps a second year or a third year formula student team might be looking forward to or might want, because we want to keep it relevant to people, yeah, understandable for people who might be just thinking about formula student, right? So that's why I have the material that's in the slides is very high level, very basic, but I think जो भी अगर कोई specific discussion करनी है तो we can do it in questions and answers, and you can ask questions whenever you like. Any questions or input relevant to the presentation you can just chime in whenever you like. और कोई अगर थोड़ा सा एडिशनल सवाल है तो वो हम फिर बाद में कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। तो अभी मुझे ये बताइए कि एक गाड़ी है, फॉर्मूला स्टूडेंट की गाड़ी को रहने दें, गाड़ी के क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं, व्हाट डज इट डू? ये एक उर्दू में टर्म होती है चलती का नाम गाड़ी। सो अगर हम इसी से डिराइव करें तो व्हाट वुड बी लिस्ट द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ व्हीकल? एनीवन? हुज़ैफा ने लिखा है प्रोपेल करना। सो प्रोपेल करना से आई लेट्स कॉल प्रोपेल करना एज फॉरवर्ड मूवमेंट। सो ओके, वन इज फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्सेलरेट। यस। रिमशा रिमशा ने लिखा है ब्रेक्स। तो ब्रेक वुड बी द सेकंड फंक्शन। यस। आप अगर एक्सेलरेट करेंगे तो यू विल अचीव अ वेलोसिटी, देन यू हैव टू ब्रेक टू कम बैक टू स्टेशनरी। अगर आपको ए टू बी जाना है तो आपको बी पे रुकना भी है, सो देयरफॉर यू हैव टू हैव ब्रेक्स डेफिनेटली। व्हाट अच्छा, एल्स? एहतेशाम अली ने लिखा है कंफर्टेबल राइड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। So comfort is even if it's a harsh ride, it is still a car. ठीक है। और मैंने व्हीकल लिखा है इसीलिए, सो ट्रैक्टर ट्रॉली भी एक व्हीकल है which has no suspension. So comfortable is perhaps debatable. अच्छा, uh, मुइज ने हैंड रेस किया हुआ है, तो अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके हाँ बोल मोइज सकते हैं। बोले। इसके अंदर स्टीयरिंग भी जो है वो आ सकता है कि हम लोग गाड़ी को जो yes, है स्टीयर so भी। the third would be the obvious one would be steer, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं मूव करना। सो एक्सेलरेट, ब्रेक, स्टीयर। और चौथा जो है वो लेट से कि जो कंटेंट्स, क्योंकि व्हीकल हैज टू हैव अ वॉल्यूम, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, कुछ लोग होंगे, कुछ सामान होगा, कुछ उसके अपने कंपोनेंट्स होंगे। सो इन सारी चीजों को इकट्ठा रख के चलना है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि व्हील्स पहले कहीं पहुंच जाए और इंजन बाद में पहुंचे और जो मुसाफिर है वो अलग, वो पहले पहुंच जाए। सो all of these things need to move together safely, right? All of these things need to reach their point, reach the point B in one piece, right? So at a very very basic level these are the functions of a vehicle. अब इनसे अगर हम व्हीकल सिस्टम्स को ब्रेक डाउन करें कि ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए व्हीकल के अंदर कुछ सिस्टम्स होंगे, तो व्हाट वुड दोस सिस्टम्स बी? आगे बढ़ने के लिए क्या होगा? एक्सेलरेट करने के लिए क्या सिस्टम होगा? पावर ट्रेन। पावर ट्रेन होगा, बिल्कुल सही। और डिसेलरेट करने के लिए क्या सिस्टम होगा? ब्रेक्स, ऑब्वियसली। स्टीयर करने के लिए क्या होगा?
सॉरी, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो पावर ट्रेन और ब्रेक्स तो हो गए, बट इंजन बाय इटसेल्फ डज नॉट accelerate a vehicle and brakes by themselves don't stop a vehicle. तो ये दोनों चीजें जो हैं वो essentially they have to transmit their force to the ground, right? क्योंकि गाड़ी रोड पे चल रही है ना, या ग्राउंड पे चल रही है. सो वो क्या कंपोनेंट है जिससे ये फोर्स ट्रांसमिट होती है टू द ग्राउंड? एनीवन? दिस इज इजी. एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग की फोर्स ट्रांसमिट कैसे होती है टू द ग्राउंड? व्हील्स के थ्रू. किसके थ्रू? व्हील्स के थ्रू. व्हील घूम रहा हाँ, सो है अपना टायर. जो है एक्चुअली हुजैफा जी ने एग्जैक्टली. हुजैफा ने चैट में चैसी व्हील्स और विशबोन्स लिखा और सस्पेंशन लिखा है. अच्छा, दैट्स टू मेनी थिंग्स, बट एसेंशियली देखें, सस्पेंशन हैज वेरी लिटिल टू डू विद इट, क्योंकि आप व्हील को डायरेक्टली ड्राइव शाफ्ट से घुमा रहे हैं और उस व्हील के ऊपर टायर लगा हुआ है. सो एंड सिमिलरली विश बोन्स एंड शैसी एंड ऑल ऑफ दैट, अगर विश बोन टूटी हुई भी है और ड्राइव शाफ्ट लगी हुई है तो व्हील फिर भी घूमेगा, राइट? सो the tractive effort is delivered to the ground through tires. Tires are actually one of the most important systems of a vehicle. इसके बाद क्या आ जाता है? फिर सस्पेंशन आ गया. सस्पेंशन का क्या काम होता है? सस्पेंशन का काम एसेंशियली ये है कि टायर्स को रोड के ऊपर कांटेक्ट, मतलब उनके ऊपर वर्टिकल फोर्स मेंटेन करना, राइट? टायर्स को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रखना. बिकॉज अगर टायर्स ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो ये फोर्स ट्रांसमिट नहीं हो सकेगी, और फोर्स ट्रांसमिट नहीं हो सकेगी तो हम अफेक्टिवली ब्रेक, स्टीयर और एक्सेलरेट नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा हमारे पास फिर स्टीयरिंग आ गया, एंड देन वी हैव द स्ट्रक्चर दैट कीप्स एवरीथिंग इन वन पीस, राइट? अब इन सिस्टम्स को जरा देखते हैं कि इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस क्या होती है, यानी ये सिस्टम्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं. सो अगर हम टायर्स की बात करें, टायर्स का जैसे हमने कहा कि टायर्स का पावर ट्रेन से क्या ताल्लुक है? कैन समवन स्पेल इट आउट? अल्टीमेटली जो पावर डिलीवरी है उसको डिलीवर कर रहे हैं, मतलब जो पावर आ रही है उसको जो है वो ट्रांसमिट करके गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं. एग्जैक्टली. सो जो पावर ट्रेन जो भी काम कर रही है वो ग्राउंड को डिलीवर हो रहा है थ्रू टायर्स. तो टायर्स और पावर ट्रेन का एक इंटरडिपेंडेंस है और एक रिलेशनशिप है, एक इंटरेक्शन है. सिमिलरली ब्रेक्स का भी वही रिलेशन है कि ब्रेक्स भी जो एफर्ट लगा रहे हैं वो ग्राउंड पे डिलीवर हो रहा है थ्रू द टायर्स. अच्छा, पावर ट्रेन और ब्रेक का आपस में क्या इंटरडिपेंडेंस होगी? हाउ वुड यू से पावर ट्रेन एंड ब्रेक्स आर इंटरडिपेंडेंट, और इनका क्या इंटरेक्शन होगा? The more power you have, the way your power is delivered is probably going to dictate the way you design your brakes. If your brakes are inadequate for your powertrain, you wouldn't achieve optimal lap times. If your uh, powertrain is insufficient for your brakes, you will be not optimally using your brakes. So again, you will not be achieving optimal lap times, right? So powertrain और brakes का design जो है is going to be very codependent. ठीक है. स्टीयरिंग, अगेन स्टीयरिंग का भी एंड इफेक्टर टायर ही है. वो भी अपनी जो भी अफेक्ट है वो सॉर्ट ऑफ बरूए कार लाता है थ्रू थ्रू टायर्स, राइट? सो स्टीयरिंग के लिए भी वही रिलेशनशिप है जो ब्रेक और पावर ट्रेन का है विद टायर्स, राइट? फिर स्टीयरिंग और ब्रेक्स का क्या रिलेशनशिप है? कैन एनीवन टेल मी हाउ आर स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स को इंटरडिपेंडेंट? हुजैफा ने लिखा है स्किड. Yes, so loading the tire both in steer and in brake could lead to skid, right?
We will discuss this in a little bit more detail later on. Then braking could have an effect on steering torque. Braking could have an effect on the toe angle of the wheels. So brake steer भी होता है, जैसे torque steer होता है उसी तरह brake steer भी होता है. Similarly, steering could have impact on the effectiveness of your braking performance, right? By changes in camber, changes in toe, आपकी braking performance भी affect होगी. So again, steering and brakes are interdependent. Essentially, what I'm trying to say here is that everything is interdependent with everything else. So a vehicle is a very complex system that you can't really say कि जी मैं power train से अपना design start करूंगा and my power train is going to dictate everything else, right? और या मैं power train को अलग डिजाइन करूंगा, brakes को अलग डिजाइन करूंगा, steering को अलग डिजाइन करूंगा, suspension को अलग डिजाइन करूंगा, और ये सब जो है आपस में they will work together seamlessly. सिमिलरली आप एक ये अप्रोच हो सकती है कि आप ये कहें कि मैं अपना इन सब ये 6 के 6 सिस्टम्स की सेपरेट टीम्स बनाऊंगा, वो सब अपने अपने साइलो में काम करेंगे और उसके बाद एक गाड़ी बनाएंगे which is going to work together. So it's not going to work together. अच्छा, if you start defining their goals independently कि पावर ट्रेन के आप गोल्स डिफाइन करें, you're always going to define superlative गोल्स के आप बहुत हाई परफॉर्मेंस या बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे फ्रॉम ईच सिस्टम, राइट? Whereas other systems might not be able to deliver the same performance, so you will not be getting the best out of what you've designed, right? So इन तमाम चीजों को हमें साथ रख के इनकी इंटरडिपेंडेंसेस, इनके इंटरलिंकेज को सामने रख के हमें अपनी व्हीकल को डिजाइन करना होता है. So this session is part of another session. इसका कह लें ये part A है, part B is going to be about vehicle concept. So basically ये vehicle concept के बारे में बात करने से पहले हम ये चाहते हैं कि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हीकल है क्या और व्हीकल होती किस तरह की है, व्हीकल के क्या सिस्टम्स होते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर कि व्हीकल कॉन्सेप्ट हमने कैसे डेवलप करना है फॉर अ फॉर्मूला स्टूडेंट व्हीकल. अब हम सिस्टम्स को जरा इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं, राइट? सो पावर ट्रेन के अंदर, पावर ट्रेन को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, सो कैन समवन टेल मी कि पावर ट्रेन के क्या सब कंपोनेंट्स होंगे? इंजन, उसके माउंट, उसकी वायरिंग हार्नेस, ECU, फ्यूल सिस्टम्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे. तो अगर हुज़ैफ ने अगर लिखा मैं है हाँ कि ऐसा, हमजा बोलो. हुज़ैफा ने इनटेक और एग्जॉस्ट जो है वो लिखा है चैट पे. ओके, एनीवन एल्स? अगर हम इनको जनरलाइज करें, क्योंकि देयर इज इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स एज वेल, सो अगर हम इनको जनरलाइज करें, सो क्या 3 मोटी मोटी कैटेगरीज, ये 4 मोटी मोटी कैटेगरीज हो सकती हैं जिसके अंदर वी कैन क्लब एवरीथिंग कि ये 4 चीजें तो होंगी इन एनी पावर ट्रेन? जी भाई, एक तो उसकी मोटर हो सकती है, भले अब वो गैस पावर्ड हो या इलेक्ट्रिक पावर्ड हो. एक उसका कंट्रोलर हो सकता है, और या एक उसके लिए अपना बैटरी या फ्यूल टैंक, जो मतलब जहाँ से हम एनर्जी ले रहे हैं, जो एनर्जी की सोर्स है. और एक जो है इस एनर्जी को सोर्स सप्लाई करने के लिए अब उसके अंदर वायरिंग है, या अगर वो लिक्विड फ्यूल है तो उसकी जो पाइपलाइंस जो जा रही हैं वो हो सकती है. बिल्कुल बिल्कुल सही. सो देयर इज गोइंग टू बी एन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज होगा तो बैटरी होगी. अगर केमिकल एनर्जी स्टोरेज है, लेट्स से हाइड्रोजन टैंक्स होंगे, या आपके पास अगर आइस इंजन है तो यू विल हैव अ फ्यूल टैंक, राइट? कंप्रेस्ड एयर की गाड़ी है तो कंप्रेस्ड एयर टैंक होगा. बट वट एवर इट इज, इट्स गोइंग टू बी, देयर इज गोइंग टू बी एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, राइट? नजीब भाई और सॉरी हाँ बात हाँ, काट रहा हूँ, वो आपने आइस इंजन कहा तो वो आई गेस क्लैरिफाई कर देना चाहिए. आइस इंजन इंटरनल क्या है? कंबस्शन इंजन, सॉरी, आई एम सो सॉरी. Internal combustion engine. So there is going to be
एन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो एनर्जी को स्टोर करेगा. Then there is going to be a system that will convert energy to work, to rotational work, right? हमें व्हील घुमाने के लिए रोटेशनल वर्क चाहिए. तो कोई एक डिवाइस होगी जो उस एनर्जी स्टोरेज से लेके एनर्जी लेके और हमें रोटेशनल वर्क डिलीवर करेगी. एनर्जी और वर्क के कॉन्सेप्ट आई थिंक अभी जाना शायद फीजिबल नहीं होगा, बट अगर किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आए तो सरसरी तौर पे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. कैन इज देयर एनीवन जिसको बिल्कुल नहीं पता एनर्जी और वर्क से क्या मुराद है मेरी? अच्छा नजीब भाई, एक बात ये कि आपकी स्लाइड शायद पता नहीं आगे बढ़नी है कि नहीं बढ़नी. हाँ नहीं नहीं, मैंने असल में वो एवरीथिंग द होल थिंग विल अपीयर एट वंस, अच्छा, क्योंकि मैंने ओके बहुत ओके. मेहनत नहीं की हुई, तो आई एम होल्डिंग इट फॉर अ सही है, लिटिल सही. बिट. सही है, आई सही. जस्ट वांट सम डिस्कशन टू हैपन बिफोर एंड, ताकि लोग कंट्रीब्यूट करें ना. सो रोटेशनल वर्क बन गया. अब इस रोटेशनल वर्क के बाद भी तो कुछ होगा इसको टायर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि टायर पे लीनियर फोर्स है, राइट? सो टायर तक पहुंचाने के लिए इसको कुछ और भी सिस्टम्स होंगे बीच में. कैन एनीवन शेड सम लाइट ऑन दैट? अच्छा नजीब भाई, अभी से कुछ देर पहले जो है वो रायना ने लिखा था इंजन, गियरबॉक्स, फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट. ये कुछ देर पहले का जो है वो आया हुआ है. Yeah, okay. So yes, these are all drivetrain components, which is what I was sort of referring to. There is going to be some type of drivetrain, some type of gear reduction, and some type of power transmission. Power transmission can be through belts, through chains, through shafts, through couplings. Um, Gear reduction can again be through gears, through gearboxes, through multi-speed gearboxes, single-speed gearboxes. It can be through belts, chains, pulleys, CVTs. तमाम different type की transmissions होगी. So not every car will have a clutch, but or a flywheel. बट ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसमिशन डिवाइसेस होंगी, ट्रांसमिशन एंड रिडक्शन डिवाइसेस होंगी. सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज एनर्जी स्टोरेज. फिर हमारा प्राइम मूवर आ गया. प्राइम मूवर इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी टू रोटेशनल वर्क. ठीक है. इस प्राइम मूवर को चलाने के लिए हमें कोई कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा इन मोस्ट केसेस. समटाइम्स इट कुड जस्ट बी एयर कूल्ड, सो उसमें हमें एक क्लीन एयर फ्लो चाहिए या एयर फ्लो के अरेंजमेंट्स करने हैं. सो दैट्स आल्सो अ सिस्टम. जस्ट अरेंजिंग एयर फ्लो to a device is also a system, right? So there will be a cooling system, क्योंकि कोई भी जो engine होता है, if you guys remember your second semester thermodynamics, so Carnot cycle जो theoretical cycle होता है, essentially whenever you make work from energy, you will have some losses. You have to expend some energy and you have to have some losses, right? So there will always be some losses, and that energy will need to be taken away by some means, taken away from the prime mover, the device, right? So there will always be some cooling. Engines के केस में there will be exhaust and intake, जो कि उस तक फ्यूल लेके आएगा और एग्जॉस्ट को रिमूव करेगा उससे. इलेक्ट्रिकल सिस्टम के केस में देयर विल बी केबलिंग टू द मोटर, जो कि एसेंशियली एनर्जी को डिलीवर करेगा टू द प्राइम मूवर. देन देयर विल बी मोटर कंट्रोल यूनिट और एन इंजन कंट्रोल यूनिट, जो कि इंजन को ड्राइव करेगा एज वी वांट, जो एसेंशियली इंजन को कंट्रोल करेगा the way we want it. It could be, अब मैंने assume किया है कि इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्योंकि in most cases, in 99% of the cases, this will be an electronic system, but this could also be a mechanical system, like you have carburetors or something else, right? So, but it doesn't have to be an ECU or an MCU, but there will be some sort of a control system that will control the prime mover. फिर हम जब prime mover rotational work use करेगा, तो it will go to drive line, and then from the drive line it will go to tires, right? Drive line के अंदर क्या आएगा? Drive line के अंदर आपके पास some form of reduction होगी, and then you will have some form of transmission. In some cases like go-karts, there will be no reduction or very one single stage reduction.
whereas ट्रांसमिशन डेफिनेटली होगी इन सम वे और शेप और फॉर्म, राइट? इवन इफ इट्स अ वेस्पा जिसमें इंजन डायरेक्टली व्हील पे लगा हुआ है। पावर ट्रेन के बाद हम आ जाते हैं ब्रेक्स के ऊपर। सो ब्रेक्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एनीवन? ये भाई ब्रेक ड्रम्स हो सकते हैं, ब्रेक डिस्क हो सकते हैं बेसिकली, जिसके ऊपर ब्रेक शू या ब्रेक पैड आके लगे हैं। एक मास्टर सिलेंडर हो सकता है, ब्रेक बूस्टर हो सकता है, एंड देन ब्रेक पेडल, ब्रेक लाइंस। सो एसेंशियली अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो देर विल बी अ ब्रेक इनपुट डिवाइस के जहां पे राइडर या ड्राइवर जो है वो ब्रेक फोर्स अप्लाई करेगा, यानी अपने फुट से या हाथ से किसी भी चीज से। सो वे जनरलाइजिंग इट अगेन, वो फोर्स अप्लाई करेगा, राइट? इनपुट देगा, देन दैट इनपुट विल बी ट्रांसमिटेड टू द व्हील्स, ठीक है? और व्हील्स के ऊपर यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एन अफेक्टर, एन एक्चुएशन डिवाइस और एन अफेक्टर जो कि उसको ब्रेक फोर्स को व्हील अप्लाई करेगा, एंड देन दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द टायर एंड देन टू द रोड, राइट? हम अज्यूम करें कि क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला स्टूडेंट, सो इट इज गोइंग टू बी अ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग डिवाइस, राइट? तो वी विल हैव अ ब्रेक पेडल जो कि जिसको ड्राइवर पुश करेगा, विल पुश अ मास्टर सिलेंडर, ठीक है? इधर हमने इसीलिए असिस्ट की बात नहीं की क्योंकि फॉर्मूला स्टूडेंट में असिस्टेंट ब्रेक्स नहीं होते, राइट? वरना अदरवाइज इन अ you might have an assistance device here as well, जो कि essentially आपकी फोर्स को एम्पलीफाई करती है, ब्रेक फोर्स को एम्पलीफाई करती है। Then you will have some sort of plumbing जो कि इस फ्लूइड को, इस प्रेशराइज्ड फ्लूइड को ट्रांसमिट करेगी टू अनदर सिलेंडर विच वी कैन कॉल अ स्लेव सिलेंडर। वो स्लेव सिलेंडर एक ब्रेक ड्रम के अंदर जो स्लेव सिलेंडर होता है वो भी हो सकता है, या फिर वो एक ब्रेक कैलिपर भी हो सकता है, बट इन एनी वे इट विल बी अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। Then that force will then be transmitted to a rotor or a drum, रोटर यानी ब्रेक डिस्क जिसको कहते हैं, और या फिर ब्रेक ड्रम। और ब्रेक ड्रम और रोटर जो है वो व्हील के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसके ऊपर टायर लगा होता है, तो दैट विल देन बी ट्रांसमिटेड टू द टायर, राइट? सो दिस इज एन ओवरऑल स्केच ऑफ द ब्रेक सिस्टम। देन यू हैव टायर्स। अच्छा, टायर्स के अंदर क्या है? एक रबर का पीस है। सो टायर्स में हम क्या बात करेंगे? एंड टायर के, when you're designing the vehicle, what will you look at in terms of tires? What matters in tires? चैट में जो है वो एहतशाम ने लिखा है व्हील, और हुजैफा ने लिखा है साइज एंड टायर ट्रैक। So, okay, there will be size. It should fit the wheel, but is the wheel important? Because आपने देखें, आपका जो एंड अफेक्टर है, जो आपने रोड पे फोर्स अप्लाई करनी है, जो एसेंशियली आपका काम कर रहा है, वो टायर है, राइट? So, will you choose the wheel based on the tire or tire based on the wheel? This is an interesting conversation. We can spend a couple of hours on this, actually. So yes, it should fit the wheel or a wheel should fit the tire. Then you have the tread pattern जो कि आपके टायर को ड्रेन करने में और किसी हद तक आपके टायर की ग्रिप पे भी असरअंदाज होता है। What else? मुआविज ने लिखा है ट्रैक्शन, और माज ने लिखा है रेडियाई एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Yes, so radius, ज्योमेट्री टायर की तमाम जो है, तमाम ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, विड्थ, रेडियस, ट्रैक, ये सब मैटर करेंगे। कंस्ट्रक्शन उसकी, किस टाइप की कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का टायर है, वो मैटर करेगा। बट इन द एंड आई थिंक आई विल से कि इसमें मतलब आई विल रिस्ट्रिक्ट आवर कॉन्वर्सेशन टुडे टू, आई नॉट रिस्ट्रिक्ट, यू कैन आस्क अदर थिंग्स एज वेल, बट मैंने जो अपनी कॉन्वर्सेशन रिस्ट्रिक्ट की है वो की है थ्रू टू ट्रैक्शन, because the first and foremost purpose of the tire is to deliver that force
that tractive effort or that braking effort or that steering effort to the ground. And one concept that you need to understand बहुत ही basic level पे is the concept of a traction circle, right? So if we were to plot the force capacity of the tire, यानी या हम टायर की फोर्स को अगर प्लॉट करें बेस्ड ऑन ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन एंड कॉर्नरिंग, तो टायर की एक सर्टेन लिमिट होती है. लेट्स से हम ये कहते हैं कि ये ब्रेक में 1G की फोर्स ले सकता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन में भी लॉन्गिट्यूडनली ये 1G की फोर्स ले सकता है. सो हमने 1G पे एक एक पॉइंट लगा दिया. देन वी से कि ये कॉर्नरिंग में भी 1G की फोर्स ले सकता है इंडिपेंडेंटली, राइट? सो हमने कॉर्नरिंग पे भी 2 पॉइंट्स लगा दिए. देन वी विल, जो टायर की फोर्स कैपेसिटी है, यानी टायर की जो लिमिट है ऑफ द फोर्स इट कैन अप्लाई टू द ग्राउंड, can be plotted in the form of an ellipse or a circle. इस केस में it will be a perfect circle क्योंकि 1G 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 है हर तरफ, but it can be an ellipse. Sometimes you have higher capacity in lateral direction, or sometimes you have higher capacity in longitudinal direction. So it can be an ellipse, right? अच्छा, ये एलिप्स जो है ये टायर की ओरिएंटेशन, टायर के टेम्परेचर, टायर का इस वक्त कैम्बर एंगल क्या है, टायर का स्लिप एंगल क्या है, इन तमाम चीजों पे के हिसाब से चेंज होता है, राइट? बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि टायर की फोर्स की एक लिमिट है, राइट? if you're using all of it in braking, you can extract more, you can apply more force. If you're doing braking and acceleration combined, so your combined force in your force in braking should be lower than it is in pure braking. ये concept समझ में आ रहा है किसी को? It's a very important concept. देखिए, जो आप फोर्स प्योर ब्रेकिंग में अप्लाई कर रहे हैं, जब आप उसके साथ थोड़ी सी लैटरल फोर्स भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी थोड़ी सी कॉर्नरिंग फोर्स भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, थोड़ा सा टर्न स्टीयरिंग एंगल भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो आपकी ब्रेक फोर्स कम हो जाएगी, बिकॉज नाउ यू ऑल्सो हैव अ फोर्स दैट इज इन द लैटरल डायरेक्शन, राइट? और फोर्सेस को हम ऐड किस तरह करते हैं? हम उनका वेक्टर सम करते हैं. Anybody who understood this concept and anybody who did not understand this concept, क्या मैं इसको और ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, या डिड आई डू इट राइट? मुझे समझ नहीं आया अभी. जी भाई, थोड़ा सा प्लीज अगर इसको और ब्रेक डाउन कर दें तो काफी हेल्प. ओके, सो देखें, जैसे कि हमारे पास 1G इन ब्रेकिंग है, राइट, एंड 1G इन लेफ्ट टर्न है, राइट? दोनों लिमिट्स हैं. अगर मैं सिर्फ लेफ्ट टर्न में कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी सिर्फ लैटरल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं 1G अप्लाई कर सकता हूँ. टायर्स पे अभी कोई लॉन्गिट्यूडनल कोई ब्रेकिंग फोर्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ साइड फोर्स है, तो मैं 1G तक अप्लाई कर सकता हूँ बिफोर दे स्टार्ट स्लाइडिंग, दे स्टार्ट स्किडिंग, ठीक है? ये फ्रिक्शन की लिमिट है. जब फ्रिक्शन ओवरकम कर जाते हैं हम, तो चीज स्लाइड करना शुरू कर देती है ना, राइट? सो वी डोंट वांट द टायर टू टर्न, नॉट टू स्लाइड, ठीक है? जब तक टायर टर्न हो रहा है रोड के साथ, टायर स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है? सो अगर हम प्योर लेफ्ट टर्न में हैं, तो देन आई कैन अप्लाई 1G फोर्स इन लेफ्ट टर्न. सिमिलरली इफ आई एम इन प्योर ब्रेकिंग, आई कैन अप्लाई 1G फोर्स इन प्योर ब्रेकिंग. बट ये जो अगर आप अपने बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन में देखें, एक पॉइंट लगा है जिसमें लिखा है स्लाइडिंग आउट ऑफ कंट्रोल. सो अगर मैं 1G और 1G ब्रेकिंग एंड 1G लेफ्ट टर्न फोर्स अप्लाई करूंगा, तो मैं अपनी लिमिट से बाहर निकल गया, राइट? बिकॉज अब ये उस सर्कल से, ये पॉइंट उस सर्कल से बाहर है. और ये सर्कल क्यों है? क्योंकि आप देखें, जब आप सम करते हैं तो आप वेक्टर सम करते हैं ना दो फोर्सेस का. जब आप दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं जो कि सेम है, राइट, तो जब आप उसका उसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, तो जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, दैट्स गोइंग टू बी बिगर देन बोथ ऑफ दीज फोर्सेस. हाइपोटेन्यूज हमेशा दो परपेंडिकुलर
फोर्सेस से बड़ा होता है ना, राइट? सो द लिमिट्स इन प्योर ब्रेकिंग एंड प्योर टर्निंग, अगर आप कभी भी कंबाइंड फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो दैट फोर्स इज गोइंग टू एक्सीड द लिमिट, द ट्रैक्शन लिमिट ऑफ द टायर, एंड यू विल हैव स्लाइडिंग, राइट? जैसे अगर अब हम देखें टॉप राइट कॉर्नर को, जो येलो लाइन बनी हुई है, राइट? सो अब हम ऑन द लिमिट है, स्लाइडिंग इन कंट्रोल मैक्सिमम ग्रिप लिखा हुआ है. सो बेसिकली अभी वी हैवंट स्टार्टेड स्लाइडिंग, वी आर यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम ग्रिप ऑफ द टायर. But you can see that our acceleration is less than the limit of the tire, जो कि 1g है, and our right turn lateral force is also less than the limit of the tire, जो कि 1g है, right? So we can apply any combination of these forces as long as we don't go out of the traction circle. If we go out of the traction circle, our tire will start sliding, right? Which is why जब आप गो कार्ट चलाते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आप ब्रेक in a straight line and then turn in, right? कि आप मैक्सिमम अपनी ब्रेकिंग को यूज करें, and then once you remove the braking force, then use your maximum lateral force. That way you can achieve maximum acceleration, maximum deceleration and maximum centripetal acceleration in a corner, right? If you are going to do combined brake and turn, then you will not be utilizing the maximum capacity of either of them, neither of braking nor of turning. Point समझ में आए? नजीब भाई, अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो ये एक ऐसा डायग्राम है जो कि हमारी आगे की, पीछे की, लेफ्ट की और राइट की जो फोर्सेस हैं उनकी लिमिट शो कर रहा है, जो कि इस केस के अंदर 1 जी है। और आ, अगर हम उनमें से कोई दो कंबाइन करना शुरू करें, मिसाल के तौर पे एक्सेलरेशन और लेफ्ट को कंबाइन करना शुरू करें, तो फिर दोनों की लिमिट में 1 जी इसलिए नहीं लेके जा सकता क्योंकि 1 जी प्लस 1 जी का जो भी वेक्टर सम बनेगा वो हमें उसकी लिमिट से बाहर ले जाएगा। सिंपल, बस आई गेस ये बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। या अगर हम कंबाइंड लोडिंग करेंगे ऑन द टायर, तो हम जो है वो लेस देन 1g टर्निंग एंड लेस देन 1g एक्सेलरेशन या लेस देन 1g ब्रेकिंग यूटिलाइज कर रहे होंगे। और अगर इस लिमिट से बाहर जाते हैं तो हमारा टायर बेसिकली घूमने के बजाय स्लिप करना शुरू कर देगा। यस यस। I also have a question on that. जी जी। Are we like taking this in an ideal scenario, like किसी हम एक कार की बात करें, because we have different kinds of cars and people also go for like modification, तो उनका size तो fix नहीं होता ना, तो like 1G जो हम add करें vectors का sum ले रहे हैं, is it the ideal scenario for every tire, or are we talking about like a single So time? your tire might have its limit at 2g, right? Or your tire might have its, मैंने कहा ना ये ellipse भी हो सकता है, so your tire might have its limit at 2g in braking, 1g in cornering, right? So for it is different for each tire, for each particular brand of tire, particular construction of tire, particular type of tire, it will be different. और ये कंडीशंस के हिसाब से चेंज भी होगा, ये टायर टेम्परेचर के हिसाब से भी चेंज होगा, ये टायर प्रेशर के हिसाब से भी चेंज होगा, ये टायर की कैम्बर एंगल जो है, जो स्टैटिक कैम्बर है, उसके हिसाब से भी चेंज होगा। और मतलब टायर किस तरीके से रखा हुआ है रोड के ऊपर, इज इट स्ट्रेट, इज इट नॉट स्ट्रेट, इज इट लीनिंग ऑन वन साइड? जो लीनिंग ऑन वन साइड इज व्हाट वी कॉल कैम्बर एंगल, राइट? सो इट विल be changing based on the conditions that the tire is in at a particular given time, right? But at a particular given time, it will have certain limits in each direction, right? And when we add forces in two directions, then there is a chance that we might exceed the limit of the tire and we might start sliding, right? Or if we're do combined loading on the tire, combined loading का मतलब ये कि if we're adding forces in two directions, then the
the peak value of each of those forces will be less than the limit of the tire, will have to be less than the limit of the tire, otherwise it will have sliding. Did that explain it better? Okay. नजीब भाई Yeah, thank हाँ you. Got it. हाँ नजीब हमजा भाई अगर हम जूते के एग्जांपल दें तो क्या अच्छा आइडिया होगा शूज के एग्जांपल आई थिंक वो सेम ही समझ कोई कोई से मतलब would that यानी help? कि इस चीज को विजुलाइज ज्यादा आसानी से इस तरह कह सकता है कि एक जूता है उस पे अगर मैं लेफ्ट साइड पे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो राइट डायरेक्शन होगी मैं राइट एक्चुअली साइड पे व्हाइट लगा रहा बोर्ड हूँ खोल के वेक्टर डायग्राम बना दूं, आई थिंक दैट वुड हेल्प। हाँ यानी कि मेरे ख्याल से ये विजुलाइज करना अहम है कि टायर पे फोर्स लग कैसे रही है चलें ऐसा करते हैं हम, वी विल कम बैक टू दिस एंड वी विल आंसर दिस इन इन Q&A। ठीक है, चले उसमें मैं व्हाइट बोर्ड खोल लूंगा तो इट विल बी इजियर कि हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं ना, स्केच भी साथ साथ कर सकते हैं, तो इट चले विल बी जबरदस्त इजियर। ठीक है, अच्छा सस्पेंशन का क्या काम है या सस्पेंशन के क्या सब सिस्टम्स हैं? काम तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले। सब सिस्टम्स क्या क्या होते हैं? नहीं भाई, इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स आ सकते हैं, कंट्रोल आर्म्स आ सकते हैं, बुशिंग्स आ सकते हैं और डैम्पर्स आ सकते हैं, या ब्रैकेट्स आ और इन सकते सब के काम क्या क्या होते हैं? हैं। बेसिकली एक ये गाड़ी अगर चल रही है तो उसके अंदर जो बम्प्स आ रहे हैं उनको जो है एब्जॉर्ब करने को हमें इतनी ज़्यादा फील ना हो, और स्मूथली जो पावर है उसको जो है ट्रांसमिट होने दें, वो जो टॉर्क आ रहा है उसको जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करने या वो लॉस करने ना। एनीवन एल्स? ओके, सो आई थिंक सस्पेंशन के अंदर थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू कीप फ्रंट एंड सेंटर इज, एक तो ये कि व्हील की एक व्हील पाथ होगा, यानी व्हील जब ऊपर नीचे मूव करेगा तो इट विल फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ विच इन मोस्ट केसेस विल नॉट बी स्ट्रेट, राइट? सो उस व्हील पाथ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वो वी कांट लीव इट फ्री कि वो 3 डायमेंशंस में या 6 डायमेंशंस में मूव कर रहा हो, राइट? वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट इट टू 1 डायमेंशन ओनली, राइट, विच इज अ पर्टिकुलर व्हील पाथ जिसके लिए हम कंट्रोल आर्म्स लिंकेजेस यूज करते हैं। ठीक है, इट विल बी सम फॉर्म ऑफ linkages, it could be a McPherson strut, it could be a double wishbone, it could be a live axle, it could be trailing arms, leading arms, so multiple type of arrangements हो सकते हैं, but you will need some sort of linkage to control your wheel path, right? And उन linkages की कुछ ज्योमेट्री होगी which will define your your wheel path, कि उनकी लेंथ कितनी है, उनकी जो जो पिवट पॉइंट्स हैं वो स्पेस में कहाँ लाए करते हैं, ठीक है, वो इन लाइन है, आउट ऑफ लाइन है, इंक्लाइंड है, सीधे हैं, all of these things would have an impact on what your wheel path is going to be। ठीक है, that wheel path is going to define a lot of other things, a lot of dynamic characteristics of your vehicle, right? So you want to control it in a particular wheel path, right? और उस wheel path में control करने के लिए you would design your linkages and your geometry in a certain way, right? I think इससे ज़्यादा generalize करना इसको मुश्किल होगा, but basically your linkages and your geometry control your wheel path, where your wheel is going and how it is going, right? उसके बाद आ जाती है आपके सस्पेंशन की स्टिफनेस, राइट? स्टिफनेस ये है कि कितनी फोर्स लगती है सस्पेंशन को कितना डिफ्लेक्ट करने में, राइट? दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेनली योर स्प्रिंग्स। आइडियली हम ये समझते हैं कि स्प्रिंग सिर्फ स्टिफनेस को कंट्रोल करता है, बट एवरीथिंग एल्स आल्सो हैज अ स्टिफनेस, राइट? बुशिंग्स के अंदर भी स्टिफनेस होती है, जो रबर बुशिंग्स होती हैं, राइट? फिर आपके पास कुछ ना कुछ क्लियरेंसेज होती हैं, कोई नट लूज है, कोई बोल्ट लूज है, किसी चीज के अंदर थोड़ी बहुत फ्री प्ले है, दीज आर कॉल्ड कंप्लायंसेस। कंप्लायंस ये है कि जो अनवांटेड मूवमेंट है इन अ सस्पेंशन सिस्टम और इन एनी सिस्टम is referred to as compliance,
और बाय द वे ये कंप्लायंस एफएस में टेक इंस्पेक्टर्स का और सेफ्टी इंस्पेक्टर्स का सबसे फेवरेट subject होता है, right? So they will school you on compliance, and even design judges will have a lot of discussion on compliance, right? So ideally हम कोशिश ये करते हैं कि हम बुशिंग्स के अंदर बुशिंग्स का इम्पैक्ट भी मिनिमाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि bushes are not linear springs. Bushes are non-linear springs. If you don't understand that टर्म के नॉन लीनियर से क्या मुराद है, तो इट्स नो बिग डील, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. स्प्रिंग्स जो हमने कॉन्शियसली लगाए हैं, जो हमने कॉइल स्प्रिंग लगाया है स्टिफनेस कंट्रोल करने के लिए, वी वांट के सिर्फ इसी से स्टिफनेस आए, ठीक है. दूसरी चीजें जो स्टिफनेस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है, या कंप्लायंस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू मिनिमाइज दैट, राइट, एंड वी वांट टू कंट्रोल आवर स्टिफनेस थ्रू आवर स्प्रिंग, right? And spring rate then becomes an important, the overall spring rate of the suspension system is an important characteristic of your suspension system. Then you have dampers. Damping basically आप करते हैं damping, क्या component करता है damping, जो है वो dampers करते हैं, जिनको हम shock absorber भी कहते हैं. Shock absorber is generally what is called a strut, जिसमें या coilover, जिसके अंदर आपके पास स्प्रिंग और डैम्पर एक ही यूनिट के अंदर पैकेज होता है, ठीक है. बट essentially they are two separate components. Dampers and springs are two separate components, ठीक है. डैम्पर का काम सबसे easiest टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो डैम्पर का काम होता है इस वाइब्रेटिंग सिस्टम से. सस्पेंशन इज एसेंशियली अ वाइब्रेटिंग सिस्टम. तो इस वाइब्रेटिंग सिस्टम के अंदर जो एनर्जी आ गई है ड्यू टू द इम्पैक्ट, जो भी इनिशियल एक्साइटेशन मिली सस्पेंशन सिस्टम को, उस एनर्जी को रिमूव करना, ठीक है. दैट इज रिमूव थ्रू हीट इन मोस्ट केसेस, राइट. सो डैम्पर का काम सिस्टम से एनर्जी रिमूव करना होता है. स्प्रिंग इज एसेंशियली अ टेम्पररी स्टोर ऑफ एनर्जी. Any questions or discussion here? जी भाई, बेसिक्स होगा, आप मुझे काइंडली ये बता दें कि जो स्टीयरिंग सिस्टम है जिसके अंदर स्टीयरिंग शाफ्ट है, स्टीयरिंग रैग और टायर रॉड एंड, क्या हम उनको भी सस्पेंशन के साथ ही डिजाइन करते हुए कंसीडर कर रहे होते हैं, या वो भी सस्पेंशन का ही जैसे पार्ट मैंने हो? पहले कहा था कि ये सारे सिस्टम इंटरलिंक्ड है. So braking system will also, you will need to look at the braking system while you're designing your suspension as well, right? Steering obviously has an even bigger impact, क्योंकि जब आपके suspension deflect होता है तो you might end up having some deflection in your steering angles, right? Which might cause some torque to be transmitted to your steering wheel, right? So similarly, your steering input might cause deflection in the suspension system, right? So steering और suspension का बहुत गहरा इंटरलिंक है, but they are two separate systems for the purpose of separating them. They are two separate systems because they do two different jobs. They don't do the same job, right? They are connected very closely, but they do two separate jobs, right? So it is important that you think of them separately, but also understand how they are interlinked. ठीक है. सो स्टीयरिंग के अंदर क्या चीजें हैं? स्टीयरिंग के अंदर एसेंशियली वी हैव अगेन योर व्हील पाथ, कि हाउ व्हेन यू टर्न द स्टीयरिंग, हाउ योर व्हील टर्न, ठीक है. आकरमैन हो गया, उसके अंदर आपका कैम्बर गेन हो गया, उसके अंदर कास्टर चेंज हो गया. ये सारी चीजें जो हैं दे आर एसेंशियली, इनको अगर मैं समराइज करूं तो दे विल बेसिकली बी कंबाइंड इन योर व्हील पाथ, राइट. So wheel path is again controlled by your linkages, your tie rods, your steering arm, all of that, right? Then you have the other thing is your steering ratio. Steering ratio ये है कि आप कितना अपने steering wheel को अपनी सीट पे, यानी ड्राइवर कितना steering wheel को टर्न करता है, और गाड़ी के जो व्हील्स हैं, जो टायर्स हैं, वो कितना टर्न होते हैं. That's called the steering ratio, ठीक है. Ratio is basically has a huge impact on how much steering effort is needed in a particular vehicle,
right, to negotiate a particular turn. जैसे आप देखें ट्रक्स में, बसेस में, you have a lot more turns lock to lock, right? And for the same turn, for the same let's say road, कहना चाहिए कि geometry, you have to turn the steering wheel a lot more times in a than you do in a Formula Student car, right? So स्टेयरिंग रेशियो का बड़ा स्टेयरिंग रेशियो या ज्यादा स्टेयरिंग रेशियो वहां रखा जाता है वेर यू हैव टू मिनिमाइज द एफर्ट. जैसे ट्रक के अंदर द व्हील्स आर क्वाइट हैवी एंड द vertical load on them is very huge, so you need a lot of steering effort. तो उस steering effort को ड्राइवर के ऊपर कम करने के लिए you use a larger ratio, right? Whereas in a race car, you want precise control and you want quick responses. So you can't have a truck like steering wheel जिसके ऊपर आदमी को 10 सेकंड तो सिर्फ स्टीयरिंग घुमाने में लगे. So you want quick, fast response, which is why you have a lower steering ratio, right? A closer to 1-to-1 steering ratio, right? So steering ratio is dependent on two things. One is your gear ratio in the steering system. Steering system में हम gears use करते हैं. In most cases हम gears use करते हैं, which are called a rack, a steering rack or a rack and pinion system, right? उसका एक अपना inherent ratio होता है. That has an impact on the steering ratio, and then the length of your steering arm, यानी कि आपके जो steering का theoretical pivot है, wheels का theoretical pivot है in the steering direction, in the toe direction, उस pivot से जो आपका steering का tie rod जहां पे लगी है, यानी steering का affector जहां पे लगा हुआ है, उसके दरमियान डिस्टेंस को हम कहते हैं आर्म लेंथ. यू विल डिस्कस दिस इन व्हीकल डायनामिक्स अ लिटिल बिट मोर, ठीक है? तो उस आर्म की लेंथ विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन स्टीयरिंग रेशियो, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट कंट्रोल्ड बाय योर रैक एंड पिनियन. सो ओवरऑल जो रेशियो है स्टीयरिंग का, दैट इज an important parameter of a steering system. And then you have dynamic impacts or dynamic characteristics of a steering system. यानी कि जब आप steering turn करते हैं तो a lot of things happen. मैंने नहीं लिखी यहाँ पे because I think they are a lot to enumerate, and यहाँ पे हम अगर उस पे बात करने लगेंगे तो we'll get sucked into a different conversation. But can somebody tell me a few of those things, especially the experienced people in FS? Can you name a few things जो कि जब आप steering turn करते हैं तो change होती हैं, dynamic effects जो हैं steering के? मुबश्शिर ने चैट में लिखा है कैम्बर. यस, तो जब आप स्टीयरिंग टर्न करेंगे तो कैम्बर एंगल चेंज होगा. एंड नॉट टू स्टेट द ऑब्वियस, बट जब आप स्टीयरिंग व्हील टर्न करेंगे तो टो एंगल भी चेंज होगा, ठीक है? टो इज द एंगल कि किस तरफ व्हील पॉइंट कर रहे हैं, यानी गाड़ी की जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है उससे व्हील्स उससे व्हील्स क्या एंगल बना रहे हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड टो. तो स्टीयर करते हैं गाड़ी को तो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू. हम टो एंगल ही चेंज कर रहे होते हैं उसका, सो टो वुड आल्सो चेंज. और फ्रंट व्हील में हम उसको एक्चुअली स्टीयर एंगल कहते हैं. व्हाट अदर डायनामिक इफेक्ट स्टीयरिंग व्हील पे क्या होगा? आपके पिछले वाले सवाल के जवाब में रायना ने कैस्टर एंगल और किंगपिन इंक्लिनेशन लिखा है और बुशरा ने स्लिप एंगल लिखा है आपके पिछले सवाल के जवाब में. तो स्लिप एंगल में तो अभी हम बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि स्लिप एंगल इज अ ब्लैक होल जिसमें इफ वी गेट सक्ड इन हम उससे बाहर नहीं आ सकेंगे. सो बट यस, स्लिप एंगल इज व्हाट मेक्स द कार टर्न, ठीक है? बट वो discussion I think will get too complex right now, so let's not get into that. Yes, but slip angle will change, your camber angle will change, your caster will also change, your toe will change, your kingpin inclination will also change, your
ट्रेल विल ऑल्सो चेंज, न्यूमेटिक ट्रेल जो है या मैकेनिकल ट्रेल जो है, दोनों चीजें चेंज होंगी, राइट। देन यू वुड हैव सम इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि यू विल हैव सम सेल्फ अलाइनिंग टॉर्क इन द स्टीयरिंग व्हील which basically wants to straighten the wheels out, यानी स्टीयरिंग के अंदर एक रिवर्स टॉर्क होगा जो कि व्हील को सीधा करना चाह रहा होगा। इसीलिए जब आप गाड़ी चलाते हुए व्हेन यू टर्न एंड यू लीव द स्टीयरिंग व्हील, द कार स्ट्रेटन्स इटसेल्फ, राइट। सो दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ अलाइनिंग टॉर्क। तो सेल्फ अलाइनिंग टॉर्क होगा, ड्राइवर जो स्टीयरिंग टॉर्क अप्लाई कर रहा है वो होगा, राइट। देन यू हैव your tractive effort, your lateral forces. So a lot of things happen when you do this, a lot of dynamic effects, and basically your entire suspension geometry, anything to do with suspension, anything that you set in a static condition changes as soon as you turn the steering wheel. ठीक है, यानी आपने जो है वो खड़ी गाड़ी में स्ट्रेट पॉइंटिंग स्ट्रेट स्टैटिक गाड़ी के अंदर जो अपने सस्पेंशन पैरामीटर सेट किए हैं, दे चेंज एज सून एज यू टर्न द व्हील, राइट। यू विल हैव सम suspension, you will have some load transfer due to steering and you will have some deflection in your suspension. कुछ जो है वो आपके कैम्बर और कास्टर की वजह से होगी और कुछ जो है वो लोड ट्रांसफर की वजह से होगी। So yeah, a lot of things happen when you turn the steering wheel, and I think that we leave for the vehicle dynamics lecture. Any input here? Will somebody like to help me out of this abyss? या यहाँ पे मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? मुझे लगता है I'll have to crawl out of this one myself. ठीक है, तो चलें। अब हम आ जाते हैं लास्ट सिस्टम के ऊपर, विच इज दी स्ट्रक्चर एंड बॉडी, राइट। सो स्ट्रक्चर एंड बॉडी क्या कर रही है? एसेंशियली इट्स पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, राइट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फर्स्ट फंक्शन ऑफ इट इज द पैकेजिंग, कि हाउ यू पुट पैकेजिंग। जब हम कहते हैं पैकेजिंग का मतलब ये है कि हाउ एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन द पैकेज। अगर व्हीकल एक पैकेज है, उसमें तमाम चीजें किस तरीके से स्पेशियली प्लेस हुई हुई है, यानी स्पेस में कौन सी चीज कहाँ रखी गई है, दैट्स कॉल्ड पैकेजिंग, राइट। सो पैकेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन यू आर designing your structure and body. You ideally what you want to do is you design your packaging first and then you design your structure. If you design your structure first and then design your packaging, so it never really works, right? So packaging is one important factor of the structure and the bodywork. ठीक है, what else? In terms of suspension, in terms of steering, in terms of brakes, power delivery, what's important? मुबशर ने लिखा है सस्पेंशन पॉइंट्स। Yes, so I would, मैंने क्लासिफाई कर दिया सस्पेंशन पॉइंट्स को इन द पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग तमाम स्पेशल चीजों से रिलेट करती है ना, कि आपने स्पेशली चीजों को कहाँ कहाँ प्लेस किया है। सो बट ये सस्पेंशन पॉइंट्स आर डिफाइंड बाय just packaging everything together or just the spatial constraints. There are dynamic characteristics or dynamic effects that you need to consider while designing your suspension points. अच्छा, but नजीब भाई सवाल आया कि पैकेजिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है इसका, पैकेजिंग का? तो पैकेजिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक जहाज है, राइट। उसके फ्यूल टैंक्स उसके विंग में होते हैं, उसका कार्गो होल्ड उसके लोअर हाफ ऑफ द फ्यूजलाज में होता है, उसकी सीटें जो हैं वो अपर हाफ में होती हैं, उसके अंदर वो जो ओवरहेड स्टोरेज होता है वो सीटों के ऊपर होता है, उसके कॉकपिट जो है वो फॉर एग्जांपल इट्स 747, तो उसकी कॉकपिट ऊपर वाले डेक पे होती है, राइट।
how everything is placed in space and connected together, that's called packaging. कि जितने भी हमें components रखते हैं ना, नहीं engine, transmission, passengers, driver controls, dashboard, steering wheel, glove box, ग्लास, इन तमाम चीजों को हम स्पेस के अंदर कैसे कनेक्ट करेंगे, दैट्स पैकेजिंग, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अगर फॉर्मूला स्टूडेंट की इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहा हूँ, आई नीड टू डिसाइड वेयर आई प्लेस माय बैटरी, आई नीड टू डिसाइड वेयर आई प्लेस माय मोटर, आई नीड टू डिसाइड वेयर आई प्लेस माय व्हील्स, वेयर आई प्लेस माय ब्रेक्स, राइट, where my suspension dampers would go, where my suspension arms would fit, where my steering rack would go, where my steering links would go, where my impact attenuator would go, where my seat would go, how do I place my harnesses। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पैकेज में आती हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हमें व्हीकल के अंदर रखने हैं, उन कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना in a way that is efficient, that works well, is called packaging. Did that clarify? I think so. So package suspension points एक ने बोला था, उसके अलावा anything else that you think relates to the structure and the body work and all of that? चले, I think in the interest of moving things along, let's say कि हम next चीज कहते हैं rigidity, right? So suspension जो है वो एक essentially spring mass damper system है। थोड़े से मैकेनिकल इंजीनियर्स को या जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ी है वो समझ जाएंगे, उन दे विल हैव अ क्लियरर आइडिया, अदर पीपल माइट हैव स्लाइट डिफिकल्टी, बट इट्स लाइक you have a spring and you have a component जो के एनर्जी निकाल रहा है सिस्टम से, राइट। सो यू हैव अ मास रेस्टिंग ऑन अ स्प्रिंग, दैट्स योर सस्पेंशन, राइट। अब इस स्प्रिंग को अगर मैं एक और स्प्रिंग के ऊपर रख दूंगा, राइट, तो क्या होगा, ये ओवरऑल स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाएगा, राइट। एंड इफ आई वांट टू कंट्रोल माय मूवमेंट फर्स्ट स्प्रिंग, वो सेकंड स्प्रिंग पे रखने की वजह से मेरी मूवमेंट का कंट्रोल बिल्कुल खराब हो जाएगा, राइट। So if my structure of the vehicle is not rigid enough, or its rigidity is unknown to me, my suspension control or what I am trying to achieve with my suspension design is going to become futile, ठीक है, वो बेमकसद हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक स्लॉपी बॉडी के ऊपर एक बड़ा स्टिफ सस्पेंशन लगा दूंगा, so that suspension is not going to work at all, right? Because all of the deflection, all of the movement is going to go into my structure, right? So structure की rigidity in torsion, in bending, in in tension, in every direction matters a lot. So जो आपका structure है वो कितना rigid है और किस तरीके से move करता है under applied forces is a very important factor, right? You can't have an infinitely rigid structure unless कि आप concrete का बना ले, right? But you need to understand how it moves, how it behaves, so that you factor that behavior into your suspension design, right? So you need to know how it behaves. It will have some behavior. वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी rigidity infinity हो, ठीक है। देन कम स्ट्रेंथ। सो रिजिड तो बहुत है, बट ऐसा ना हो कि एक खड्डे में जाए और टूट जाए, कोई वेल्ड टूट जाए, राइट, क्रैक आ जाए आपका अगर कंपोजिट स्ट्रक्चर है। सो इट हैज टू हैव सर्टेन स्ट्रेंथ कि जो उसके ऊपर अप्लाइड फोर्सेस है उनको सस्टेन कर सके, ठीक है। देन देयर विल बी सम वेट। जब आप एक रिजिड और स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनाएंगे जिसमें सारी चीजें पैकेज हो जाएंगी, तो इट विल लीड टू सम वेट ऑफ दैट स्ट्रक्चर, right? So that weight is important because that weight is going to dictate how much energy you consume and how your vehicle behaves on a track, what the acceleration is, because acceleration, as you know,
for an applied force, acceleration is फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान जो है mass is the constant, right? So the bigger your mass is, the lower your acceleration is going to be for the given force. Similarly, the lighter your vehicle is, the more acceleration you will have for a given force, right? तो अगर आप ट्रैक्टिव एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप मतलब इंजन से टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो that torque is going to translate into higher acceleration if your weight is less. That torque is going to translate into lower acceleration or slower acceleration if your mass is higher. Similarly, in braking, if you have a certain brake force that you can produce, your braking or deceleration will be higher if your mass is lighter, if your mass is less. And similarly, it will be the brake deceleration will be slower if your mass is heavier or if your vehicle is heavier. Right? Then is the volume के वो वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करती है, यानी उसके अंदर कितनी स्पेस है फॉर द ड्राइवर, कितनी स्पेस है फॉर द वॉल्यूम इज रिलेटेड टू पैकेजिंग एज वेल. इसको सेपरेटली लिखना perhaps wasn't might not work, but there will be certain volume, you will have certain luggage capacity, you will have certain space for the driver to move his arms, you will have uh, space for ballast, stuff like that, right? Then आपका जो पैकेजिंग और वॉल्यूम है essentially they will dictate your aerodynamics, right? What is the drag on your vehicle, what is the lift on your vehicle or downforce on your vehicle, and then you can do things, you can do certain things to change that, to modify that, right? And to get aerodynamic effects that you want, right? Two inescapable aerodynamic effects are drag and lift. If there is a vehicle have some drag is a force that acts opposite to your acceleration, right? So that's going to slow you down. So no matter how small your vehicle is, it will have some drag, right? And no matter how small your vehicle is, it might have some lift. You can dial that lift to 0, but there will be some vertical force due to aerodynamics that will affect your vehicle. It could be very small, it could be very large, but there will be some vertical force that will affect your vehicle, right? तो ये दो inescapable है. अब आप इनको modify कर सकते हैं using wings, using aerodynamic surfaces, using design tools, using CFD. So you can design it such that these effects are desirable and not undesirable. और जो ड्रैग का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको आप मिनिमाइज कर सकें या उसका आप फायदा उठा सकें, राइट? जैसे हमने रिजिडिटी का कहा था कि रिजिडिटी इज नेवर इंफिनिटी, सो ड्रैग विल नेवर बी जीरो, but you have to work your way around it, and that's where aerodynamics comes in. ठीक है, and then there is some degree of crash protection. उसके अंदर फॉर्मूला स्टूडेंट के अंदर it's mostly mandated, so you don't really need to do much about it. आपको एक साइड पे impact protection बीम लगानी होती है, फ्रंट पे एक impact attenuator लगाना होता है, but it is an important design factor in a road vehicle, and even in a formula student vehicle you need to look at कि जब vehicle crash होगी तो क्या चीजें ड्राइवर को लग सकती हैं, ड्राइवर किन किन सर्फेसेस से इंटरेक्ट करेगा, कहाँ पे उसका हाथ लगेगा, कहाँ पे उसका सर लग सकता है, उसको इंजरी कैसे मिनिमाइज की जा सकती है, स्ट्रक्चर को इंजरी या कंपोनेंट्स को इंजरी कैसे मिनिमाइज या डैमेज कैसे मिनिमाइज की जा सकती है. फॉर एग्जांपल फ्यूल लाइंस कैसे रप्चर ना हो इन अ क्रैश. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स एज वेल कि आपकी व्हीकल और ड्राइवर दोनों की सर्वाइवेबिलिटी in a crash is, that can be a light crash, that can be a heavy crash, but in a crash इन दोनों की survivability is important. ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा sort of this is a lead on into our next discussion which is vehicle concept. ठीक है, तो हम अपने vehicle targets कैसे सेट करेंगे.
हम अगर इन तमाम चीजों को, ये जो हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की, इनको हम इंडिविजुअली देखना शुरू कर देंगे तो वी विल गेट एनालिसिस, कीप trying to dial in everything and nothing will work or nothing will work out, right? So when you're setting your goals, you have to start with your competition goals, कि आप कंपटीशन में क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट? आप कितने पॉइंट्स चाहते हैं, आप क्या लैप टाइम चाहते हैं इन योर इंड्योरेंस, राइट? दैट्स व्हाट इज गोइंग टू डिक्टेट योर व्हीकल डिजाइन, राइट? सो व्हीकल कॉन्सेप्ट के आप जो है वो कंपटीशन में क्या चाहते हैं फ्रॉम योर कार is going to define the sort of car you want to make. You want to make the car that will deliver what you want from it, right? So competition goals जो है आपके, वो डिक्टेट करेंगे कि आपके व्हीकल टारगेट्स क्या होने चाहिए, कि व्हीकल कैसी होनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन में ये चाहते हैं कि आप टेक इंस्पेक्शन ना फेल करें, तो कैसी व्हीकल बनाएंगे आप, राइट? उसमें आप हर जगह पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी छोड़ेंगे, आप जो है वो अगर किसी चीज को 2 मिलीमीटर का बनाना है, आप 2.5 मिलीमीटर का बनाएंगे, राइट? अगर किसी चीज में 25 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है, आप छोड़ेंगे। So you will have a different strategy. If you're designing a vehicle to be the lightest vehicle you can make, right? And you want to increase your lap time by 0.05 seconds, then you're going to take every step to minimize material. For example, आप अगर 2.2 मिलीमीटर की शीट यूज कर रहे थे, तो you will go to 2.15 if it saves you weight, right? And try to tread the legal limits as closely as possible. So based on what your competition goals are, your vehicle is going to follow your competition goal. So competition goal सबसे पहले डिफाइन करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसकी बेसिस पे आपके व्हीकल टारगेट्स डिफाइन होंगे। और जब व्हीकल के टारगेट्स होंगे कि व्हीकल ऐसी होनी चाहिए, देन दे विल ट्रांसलेट टू एवरी सिस्टम, और आप सिस्टम लेवल टारगेट्स बनाएंगे कि ओके मेरे ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, मेरा टायर कौन सा सेलेक्ट करना है, मुझे मुझे मेरा सस्पेंशन कैसा होना चाहिए, मेरा इंजन कौन सा होगा, मेरा फ्यूल सिस्टम किस तरह का होगा, मैं टर्बो लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, एरोडायनेमिक डिवाइस किस तरह की होंगी। सो ऑल ऑफ दैट विल फॉलो योर व्हीकल टारगेट्स। जो सिस्टम लेवल टारगेट्स हैं, दे विल फॉलो योर व्हीकल टारगेट्स, राइट? सो I think let's start with questions and discussion. I think I didn't do quite a good job in explaining all of this, so I think there will be a lot of questions and discussion. No questions would mean कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, and I think questions would mean कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, and that leads to questions. So I hope there are some questions. मुझे भाई काइंडली आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब हम ब्रेकिंग वाली स्लाइड के ऊपर थे, तो जो डायग्राम थी जिसके अंदर हम 1G की जो फोर्स थी जो मैक्सिमम व्हील्स के ऊपर आके अप्लाई हो रही थी, आप इसके बारे में बताएं कि ये हर गाड़ी के लिए और उसके व्हील्स के लिए डिफरेंट है, तो स्पेसिफिकली हम उसको कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं और उसको फिर अप्लाई किस तरह करें? तो मुझे थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही थी, मैं ये समझा कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रैक्शन एलिप्स है, वो एसेंशियली हर व्हीकल के लिए डिफरेंट है और हर सेट ऑफ कंडीशंस के लिए डिफरेंट है। तो हाउ कैन वी डिजाइन अ व्हीकल अराउंड इट? इतने ज्यादा वेरिएबल्स के साथ हम व्हीकल कैसे डिजाइन कर सकते हैं? इज दैट द क्वेश्चन? Exactly. And how do we calculate the maximum value of G on each specific tire for a specific model of So system? जो the one most important thing that your friction depends on is vertical force, right? So टायर के ऊपर जितनी vertical force होगी, उस पे उसके हिसाब से friction change होगी। इसके लिए फॉर्मूला स्टूडेंट में what you do is you test the tire in all प्रिडिक्टेड लोड कंडीशंस, जो आप जिन लोड कंडीशन में आपने ऑपरेट करना है, उन तमाम में आप टायर को ऑन अ टायर टेस्टिंग मशीन फिजिकली टेस्ट करते हैं, और उसकी बेसिस पे आप एक डेटा सेट बनाते हैं, और उस डेटा सेट की बेसिस पे फिर आप अपनी सिमुलेशंस रन करते हैं, विच सॉर्ट ऑफ टेल यू कि आपको क्या करना है।
दैट फॉर्मूला स्टूडेंट में एक इन्होंने कंसोर्शियम बनाया हुआ है विच इज कॉल्ड द टायर टेस्ट कंसोर्शियम, वेयर दे हैव टेस्टेड द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला स्टूडेंट टायर्स जो कॉमनली यूज्ड है, और उनका डेटा जो है वो इन मोस्ट सिनेरियोज अवेलेबल है। ठीक है, उसके लिए आपको आई थिंक मेंबरशिप लेनी पड़ती है टीटीसी की। बैक बैक इन इन आर डे तो मेंबरशिप होती थी एक, आई थिंक $150-200 की होती थी। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो मेंबरशिप लें। ठीक है, मे बी इन योर फर्स्ट ईयर यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट टायर डेटा, बट स्टार्ट प्लेइंग अराउंड विद इट। ठीक है, स्टार्ट, जब वो डेटा आपके पास होगा, जब उससे 2-4 ग्राफ्स आप बनाएंगे, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग a feel of it, right? You read we read material on tires, right? उस वो मटेरियल आपको थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या डेटा आपको चाहिए, वो डेटा आप अपने टीटीसी डेटा से निकाल के प्लॉट करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल लर्न। Tire dynamics are a complicated subject, right? So it takes a bit of getting used to. I think first year mein don't again go into I don't know if you're a first year guy or not, but मैं फाइनल ईयर का in स्टूडेंट हूँ, और क्या कह मेरा रहे हैं? FYP जो है वो सस्पेंशन का है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट। सो आई वुड से कि आप टायर मैकेनिक्स या टायर डायनेमिक्स के अंदर बहुत डोंट गेट सक्ड इन बहुत ज्यादा, बट बट डू डू रीड अबाउट इट, डू अंडरस्टैंड इट। जो आपको डेटा मिलता है टायर का, दैट यू कैन यूज। ठीक है, दैट उसकी बेसिस पे आप अपना सस्पेंशन डिजाइन करें। एंड इफ you can't afford to get a TTC membership, find some data in certain conditions, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन कंडीशंस हो, और उसकी बेसिस पे आप अपना डिजाइन बेस कर दें, सो दैट यू हैव समथिंग टू रेफर टू एटलीस्ट इन योर एफआईपी। थैंक यू नजीब भाई। ठीक है, अच्छा देखिए, ये सारी चीजें हमने बात की कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, बट इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग एवरीथिंग इन minute detail, you will get bogged down with just an analysis, right? So in your first year, you need to make a car that works, right? The first time you're making a car, you need to make a car that works and that is rule compliant. इन दो चीजों को आपने नहीं अपने हाथ से जाने देना, कि इट शुड वर्क एंड इट शुड बी रूल कंप्लायंट। ठीक है, अगर आपने गाड़ी बना ली जो चलती तो है बट रूल कंप्लायंट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन में जाएंगे, यू विल गेट किक्ड आउट ऑफ स्कूटनियरिंग, right? So that's no point. And if you make a car that is rule compliant, you go to there, give you tech and safety sticker, but if it doesn't work, तो कोई again कोई फायदा नहीं है, आप जो डायनेमिक पार्ट्स ऑफ स्क्रूटनी है वो नहीं पास कर पाएंगे, या अगर वो भी पास कर लिए तो आप एक्चुअली ऑन ट्रैक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो you need to make a car that works. It might not be the fastest car, it might not be the most efficient car, but a car that works and a car that's legal. ठीक है, इसके ऊपर फर्स्ट ईयर में फोकस करें, एंड देन यू वंस यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ, वंस यू गॉट अ कंट्रोल ओवर दैट पार्ट ऑफ द बीस्ट, ठीक है, फिर आप जाएं इन द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ थिंग्स। बट दैट सेड, when you start building a car, you need to understand the nature of the beast, right? You need to understand कि okay, camber होता क्या है। I might not be utilizing my camber इन अ परफेक्ट मैनर, बट मुझे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कैम्बर है क्या और कैम्बर से होता क्या है, एटलीस्ट कॉज एंड इफेक्ट पता होना चाहिए, राइट? एंड देन if you choose to ignore a certain thing, you choose to ignore a certain thing, that's all right. अच्छा नजीब, एक सवाल आया हुआ है चैट के अंदर। इज अ लाइटर कार विथ लेस पावर अ गुड कार, और अ हेवियर कार with more power a good car? Considering that both of the cars have the exact same power to weight ratio, which is better, or are they exactly the same overall dynamically? Lighter car would be better, definitely. और क्यों? You will use less energy, so you will be more energy efficient.
you will get more points for efficiency straight out of the bat. अच्छा, फॉलो अप क्वेश्चन है, बट वोंट द लाइटर कार स्ट्रगल फॉर ट्रैक्शन अलॉट? तो क्वेश्चन ये था कि ऑल थिंग्स गिवन, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, तो ट्रैक्शन के देर इज वेज ऑफ मैनेजिंग ट्रैक्शन, राइट? यू कैन यूज अ टायर। देखें, आपको कॉर्नरिंग फोर्स भी तो कम चाहिए होगी ना, अगर ट्रैक्शन कम होगी बिकॉज द कार इज लाइटर, आपको कॉर्नरिंग फोर्स भी कम चाहिए बिकॉज द mass is lower. So I think a lighter car is always a better car. आई थिंक नजीब भाई, इसमें ये बात है ना कि जो लाइटर कार है उसमें आप डाउन फोर्स देके उसका जहाँ पे आपको जरूरत है आप डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा सकते हैं, मगर जो हैवियर कार है उसका Yes, मोमेंटम तो उतना ही that's रहेगा also हमेशा। true. That's also true, but then आप down force अगर बढ़ा रहे हैं तो you increase weight slightly, but even without aero, a lighter car would be better. उसकी वजह ये कि you will require less lateral force, you will require less longitudinal force. For the same torque, you will achieve more acceleration. So even if you're not putting down that much torque and shredding the tires, you will still be going as fast or faster. अच्छा, सवाल आया है कि विच वुड वर्क वेल ऑन टर्न्स? Lighter car again. Because आप उसके अंदर जो है heavier car में you will be loading your tires more in cornering and in braking, so you will have sort of less headroom in terms of cornering, and there is a higher chance कि आप traction ellipse को you will slide, right? But in a lighter car you require less centripetal force for the same yaw rate, yeah, for the same cornering rate, for the same angular velocity, because you're lighter. MR omega square होता है ना, so radius being the same, omega being the same, m if m is lower, then the overall centripetal force is lower. So the force going through your tires for the same cornering speed and for the same cornering radius is lower. And then a lighter car would also be more compact. So more compact car would be more responsive. वो सारी चीजें भी हैं. मुझे भाई वेट रिडक्शन के लिए जो सस्पेंशन के कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशियल पार्ट प्ले करते हैं, तो ऐसा क्या करें कि जो हम कंट्रोल आर्म्स बनाएं वो काफ़ी लाइट वेट हो और अपना काम भी जो है वो अपना कर जाए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर है और फेल ना हो। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मकूला था, आई थिंक या तो ये क्लॉड ने कहा था या पैट क्लार्क ने कहा था, आई डोंट रिमेम्बर किसने ये कहा था. So he said lightness begets lightness, right? And weight begets weight. So जब आप, so for example, you make your chassis heavy, right? So there is more weight on your tires. There is more load going through your control arm. So you have to make beefier control arms. So you increase the weight more, right? You lighten your chassis, you can lighten your control arms because there is less weight on the tires. You can lighten your knuckle, या जिसको आप upright कहते हैं. You can use smaller dampers, you can use smaller brakes, you can use thinner drive shaft. So everything becomes lighter because your overall vehicle is lighter. So lightness, आप जब lighten करते हैं vehicle को, तो everything is under stressed and everything can be lightened. So वो आपकी overall, जब आप एक जगह से weight reduction करते हैं, it reduces a lot of other weight as well overall. या आप एक जगह पे weight throw करेंगे तो it will increase the weight overall throughout the vehicle.
अच्छा, कुछ देर पहले सेशन के दौरान किसी ने पूछा था कि कोई वीडियोस अगर हो या कोई प्लेलिस्ट वगैरह हो जिसमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया हो तो वो शेयर कर दें, तो अगर आपके पास कुछ है तो बताइएगा। आई थिंक इधर जो है वो सिर्फ एक एक दिस वाज ऑल अबाउट ग्राउंड वर्क for our future sessions. I think in future our speakers will come and tackle each of these topics separately, जिसमें vehicle dynamics है. So if you didn't understand traction ellipse in detail, it's all right. ठीक है. Uh, other speakers will come in and they will shed more light onto this. और उसमें फिर आप उनसे वो या मतलब जो मटेरियल है वो ले भी सकते हैं. I think two very good books that you can read. Online resources तो मुझे अभी नहीं पता off the top of my head, but two very good books you can read are एक तो रेस कार व्हीकल डायनेमिक्स है मिलिकन की, और एक किताब है व्हीकल डायनेमिक्स की विच इज मोर ऑफ अ टेक्स्ट बुक, विच इज जिसके राइटर का नाम है रजा जजार. तो वो बुक जो है दैट्स लाइक टेक्स्ट बुक जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. सो इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो race car focused, but you will understand a lot of the important concepts from that book. So Reza Jazar ki book for basics, and race car vehicle dynamics for a bit more advanced understanding of things. इसके अलावा बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल की अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक किताब है सुजैन एंड माइकल रॉयस की, विच इज कॉल्ड लर्न एंड compete. तो वो भी आप लोग देख सकते हैं. I will see if I have a digital copy of Learn and Compete. So I will send it to Hamza and he can disseminate that. Reza Jazar की किताब की मेरे पास डिजिटल कॉपी है, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑनलाइन, मिल जाती है आराम से. और रेस कार व्हीकल डायनेमिक्स की नहीं है मेरे पास डिजिटल कॉपी, बट आई थिंक समबडी इन द ग्रुप विल हैव इट. मेरे पास उसकी वो है, हार्ड बाउंड कॉपी है. मेरे पास है, वो मैं इनसे शेयर कर दूंगा। सही. Any other questions? निजी भाई, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ऑलरेडी मौजूद गाड़ियां हैं, उनके उनमें से कौन सी ऐसी हैं जिनके हम पार्ट्स को जो है वो फैब्रिकेट करके अपने सस्पेंशन के लिए और ब्रेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि कस्टम मेड पार्ट्स फैब्रिकेट करना और फ्रॉम द स्क्रैच खुद बनाना वो काफ़ी मुश्किल होता है। यार देखो, पैसेंजर कार्स जो होती हैं they tend to have very different suspension systems than your FS car, right? You would most likely invariably be using a double wishbone suspension, whereas जो passenger cars हैं they have McPherson struts up front and they have torsion beam in the rear. दोनों चीजें ऐसी हैं कि आप राइट अवे राइट आउट ऑफ द बॉक्स आप शायद ना यूज कर सकें. सो maybe brake components out of an Alto or a Suzuki Every could work on your FS car, but probably नकल वगैरह आपको बनाना पड़ेगा. जो hubs हैं इस तरह की चीजें हैं वो I would say you can use those of a production car, स्पेशली हब्स के अंदर जो अब Gen 3 टाइप हब्स आते हैं which are bolt on, those are a very good alternative. आपको अपना they're quite light as well, आपको अपना कस्टम बनाने की जरूरत नहीं है. बट वो जो है आई थिंक राइट आउट ऑफ द बॉक्स आप ऐसा नहीं है कि किसी का सस्पेंशन रेप्लिकेट कर लें एंड किसी का सस्पेंशन मतलब आप बिल्कुल जेरी रिग कर लें इन योर एफएस कार, इट विल एंड अप लुकिंग लाइक अ रियली वियर्ड एफएस कार. I have always wanted to try this. I have not
been able to. But if you're using पहले जो है ना, जब हम when I was doing FS, उस जमाने में 615 सीसी की लिमिट होती थी, या 610 सीसी की शायद लिमिट थी ऑन पावर ट्रेन. तो वी कुडंट यूज अ 660 सीसी इंजन जो के कार इंजन होता है. ऑल्दो के कार इंजन की पावर बहुत कम है एंड देर हैवियर देन मोटरसाइकिल इंजन, सो मे बी इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया. But you could look into reusing an engine from an Alto, turbocharging it, or using a turbo Alto engine, जिसमें से आपको टर्बो एफएस में लगाने के लिए इट हैज टू बी योर इम्प्लीमेंटेशन. आप कोई टर्बोड इंजन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं यूज कर सकते. सो बट आप एक टर्बो ऑल्टो का इंजन, ऑल्टो वर्क्स का इंजन लें, उसके ऊपर आप अपनी मर्जी का टर्बो लगा दें, थोड़े से चेंजेस कर दें, इट कुड theoretically work. And with that engine, you could use Alto's front suspension in the rear. But maybe you'll then need to make a bespoke front suspension at least. मेनली क्योंकि इशू ये आ रहा है, मैं डबल विशबोन अगर करना चाह रहा हूँ तो जो विशबोन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं वो बहुत बड़ी गाड़ियों के और बहुत ज़्यादा हैवी हैं, जिस तरह वीगो हैं या लैंड क्रूजर हैं या मार्क 2 हैं. नहीं विशबोन यार, आप उनके अपनी लिए खुद, डबल विशबोन इज चीप. जो महंगा पार्ट होता है वो नॉर्मली नकल होता है, ये जिसको अपराइट कहते हैं. तो वो क्योंकि नॉर्मली बिलेट मशीन करा रहे होते हैं, उस थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, तो दैट टेंड्स टू बी एक्सपेंसिव. से जोड़ के बना सकते हैं, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यू कैन इजीली मेक अ विशबोन योरसेल्फ, वो तो कोई उसमें मसला नहीं. पाइप्स को काट के वेल्ड करके उनका एंगल चेक करके, दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के ऐसा करके देखूं. हाँ, so you can use round pipes, rod ends जो होते हैं, क्या कहलाते हैं रॉड एंड्स का एक और नाम भी तो होता है, रॉड एंड बेरिंग जो होते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, स्फेरिकल अभी ध्यान से निकल गया मेरे. हाँ स्फेरिकल बेरिंग होती है ना बेसिकली. हाँ, स्फेरिकल बेरिंग होता है. उनको रॉड एंड भी, रॉड एंड वो होते हैं जो बेसिकली एक साइड से थ्रेड रॉड में लगा सकते हैं. उनका एक और नाम होता है, ब्रिटिश कुछ नाम है, अभी मेरे ध्यान से निकल गया बिल्कुल. आई विल, जब मुझे याद आएगा तो बता दूंगा. सो रॉड एंड बेरिंग्स दोनों साइडों पे लगाएं, इनबोर्ड साइड पे, आउटबोर्ड साइड पे यू नीड सिंपल स्फेरिकल. वो स्फेरिकल आप एक यूज अ बोल्ट ऑन बॉल जॉइंट, जैसे बास गाड़ियों में होता है, पुरानी स्विफ्ट में होता था, बोल्ट ऑन बॉल जॉइंट होता था ऑन अ विशबोन. बट बोल्ट ऑन वाले बॉल जॉइंट का मसला ये है कि इट विल बी वेरी हैवी फॉर द सॉर्ट ऑफ लोड्स दैट यू आर कैरिंग इन एन एफएस कार. तो वो ओवरकिल हो जाएगा. आप इतना बड़ा बेरिंग लगाएंगे, उसकी वजह से लोड वेट होगा, और उसकी वजह से ओवरऑल आपके सस्पेंशन पे लोड इंक्रीज होगा. सो मे बी यूजिंग अ स्मॉलर बॉल जॉइंट could be a good way of resolving this. और आप But स्टीयरिंग रैक probably कौन सा रिकमेंड करेंगे कि स्टीयरिंग रैक जो है वो कौन सी गाड़ी का उठाया जाए, कि वो तो हम ऑब्वियसली नहीं बना सकते, वो फैब्रिकेट ही करना पड़ेगा, फिर उसके लिहाज के नॉर्म्स में यार स्टीयरिंग रैक भी हमने तो अपने उसमें खुद ही बनाया है. So first time around there was some steering rack किसी गो कार्ट का इंपोर्ट किया हुआ रखा हुआ था हमारे सीनियर्स का, वो हमने यूज कर लिया था, बट दैट वाज नॉट फिट फॉर डूइंग विद इट. तो वी फैब्रिकेटेड आवर ओन स्टीयरिंग रैक बोथ ईयर्स जो उसके बाद थे, एंड इट वर्कड ऑल राइट. उसमें कोई कभी मसला नहीं आया, इट वर्कड फाइन. एंड इट वाजंट द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट जो हमने बनाया हो खुद से. So वो इट्स एक्चुअली क्वाइट चीप, है. क्योंकि आप लेजर कट भी कर सकते हैं, जो रैक की पिनियन है वो आप बनवा लें, इट सही वर्क्स. सही. अच्छा नंजी भाई, इशू जो है वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सारा फंडिंग इसकी कुछ भी नहीं है, तो ये अपनी पॉकेट से ही जा रहा है. तो इस लिहाज से भी जो हम्म. काम करना है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल साइड के ऊपर ज़्यादा होना.
यार देखो, मैं तुम्हें राइट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड कोई सोल्यूशन तो नहीं दे सकता, बट कीप थिंकिंग एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस. आई थिंक कॉस्ट कंस्ट्रेंट आर द बेस्ट, कहना चाहिए, इम्पिटस फॉर फॉर इनोवेशन. जी जब कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आते हैं तो आप यू डोंट मतलब sacrifice performance unnecessarily for cost constraints, but cost constraints के अंदर रहते हुए find solutions that could work for you. जैसे हमारे पास 2014 की गाड़ी में we couldn't afford टू इन फुल अपराइट्स पूरी डेप्थ पे 5 एक्सेस मशीन कराने के. हमने कहा ये दिस इज गोइंग टू बी टू एक्सपेंसिव. एक वायर कट वाले से दोस्ती कर ली थी. वायर कट वाले को हमने 10 mm थिक एल्यूमिनियम शीट्स ली, उसको कट करवाया, फ्लैट कट करवाया, उनके अंदर बोल्ट होल बनाए, उसके ऊपर एक उस जमाने में जेन 3 बेरिंग, जो व्हील बेरिंग वो आता था सिर्फ प्रियस में. तो दैट वाज टू बिग टू लार्ज, और वो 5 बोल्ट था, 5 लग था, वो 5 लग हमारी गाड़ी में लग नहीं सकता था. तो वी सॉर्ट ऑफ कॉपीड दैट विद अ कल्टस का व्हील बेरिंग. कल्टस का व्हील बेरिंग लेके उसकी एक हाउसिंग बनाई है हमने लेथ पे सिंपल, और उसको बोल्ट ऑन कर दिया ऑन दिस प्लेट. सो इट वाज अ वेरी मल्टी पार्ट हमारा अपराइट था, मेड ऑफ फ्लैट शीट्स एंड लेथ पार्ट्स. और इट टूटा नहीं, कभी कोई ऐसा फेलियर नहीं आया. इट परफॉर्म्ड वेल. इट हैड सम कंप्लायंस, बट दैट वाज द compromise we made for cost saving. And actually that helped us score a lot of points in design, uh, जो डिजाइन जजिंग होती है उसके अंदर. बिकॉज डिजाइन जजिंग में वी सेट के देखें कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स थे, इसकी वजह से वी अंडरटुक दिस नोवल अप्रोच. ये हमने कंप्लायंस के इसके ऊपर पेनल्टी ली है कि इधर इधर कंप्लायंस बढ़ती है, बट वी थिंक दैट्स एन एक्सेप्टेबल पेनल्टी for the cost saving that it gives us. And the judges actually like the rationale, like the idea. So it's always a balance कि आप कोई चीज कम करते हैं, कोई चीज ज्यादा करते हैं. सही. Anyone else? आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है. चलें, ठीक है. और क्वेश्चंस नहीं है तो लेट्स जस्ट रैप इट अप. इंशाल्लाह सी यू गाइस ऑन संडे. हमजा यस, हमजा असल में नमाज पढ़ने गए, मैं उसामा बात कर रहा हूँ. अच्छा तो अच्छा. नेक्स्ट सेशन विल बी इंशाल्लाह ऑन सैटरडे. विल बाकी नजी भाई आपका आई थिंक संडे को है, तो विल कोऑर्डिनेट विद यू ऑन सही है. दैट. बाकी थैंक यू सो मच नजी ठीक भाई है. अपना टाइम निकालने के लिए और इस प्रेजेंटेशन नहीं के नहीं, लिए नो एफर्ट देने वरीज, के लिए. ऑलवेज अ प्लेजर. आई एम सॉरी आई वाज अंडर प्रिपेयर्ड. लर्न समथिंग. नहीं नहीं, चलें, बाकी ओके, थैंक यू अल्लाह एवरीवन हाफिज. फॉर अटेंडिंग और सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. अल्लाह हाफिज.